अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और दुआ भी यही है कि आप जहां भी हों रब के हिफ्ज़ व अमान में रहें और वहीं से अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करें। तो चलिए दोस्तों, आज देखेंगे हम कि ये डीलेड सेट 10 होने वाला है। डीलेड सेट 10 है, यानी कि 10वां सेट है। और इसमें देखेंगे कैसे कैसे सवालात हैं और इसमें कैसे कैसे सवालात पूछे गए हैं और कैसे कैसे सवालात बनाए जा सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है और ये उर्दू ग्रामर से भी हैं और अदर क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ और अपनी तैयारियों को मुकम्मल तरीके से मजबूत करते हैं। तो सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा उन नाज़रीन से, उन हजरात से, उन प्यारे साथियों से जो इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सवाल नंबर 1 में पूछा गया कि न्यूटन ने क्या चीज़ दरियाफ्त की थी। न्यूटन जो था वो क्या चीज़ दरियाफ्त की थी, यानी कि वो क्या चीज़ दरियाफ्त किया। ऑप्शन 1 ज़मीन की हरारत, ऑप्शन 2 ज़मीन की कुव्वत कशिश, ऑप्शन 3 हवा के अक़साम, ऑप्शन 4 पानी की किस्में, यानी कि पानी की अक़साम। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 में जो पूछा गया कि न्यूटन ने क्या चीज़ दरियाफ्त की थी, तो सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये न्यूटन जो था वो ज़मीन की कुव्वत कशिश को, है ना, ज़मीन की कुव्वत कशिश दरियाफ्त की थी। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि दर्ज झेल में फ़ेल लाजिम की तारीफ़ बयान करें। ये फ़ेल लाजिम जो है उसकी तारीफ़ बयान करें कि उस फ़ेल लाजिम जो होता है क्या चीज़ है। ऑप्शन 1 वो फ़ेल, यानी कि फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जो मज़दर को चाहता हो। ऑप्शन 2 फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जो सिर्फ मफ़ऊल से मुकम्मल हो। ऑप्शन 3 फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जिसे ज़र्फ़ की ज़रूरत हो। ऑप्शन 4 फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है कि सिर्फ फ़ाइल से पूरा हो जाए। वो फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल से पूरा हो जाए। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल से पूरा हो जाए, क्योंकि इसे फ़ेल लाजिम कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में पूछा गया दोस्तों कि झेल में इस्म की कितनी किस्में हैं मुंतखब करें। ये झेल में इस्म जो है इसकी कितनी किस्में हैं मुंतखब करें। ऑप्शन 1 4 किस्में, ऑप्शन 2 6 किस्में, ऑप्शन 3 2 किस्में, ऑप्शन 4 3 किस्में। तो साथियों सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब होगा कि इसमें की कितनी किस्में हैं। तो साथियों इसमें की मात्र 2 किस्में हैं। ठीक है, इसमें की 2 किस्में हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज़ का इंतखाब करें। झेल में मुअन्नस लफ्ज़ जो है उसका इंतखाब करें कि कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ऑप्शन 1 नमाज, ऑप्शन 2 कलम, ऑप्शन 3 दही, ऑप्शन 4 पानी। तो सवाल नंबर 4 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज़ का इंतखाब करें कि इसमें कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। तो साथियों सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मुअन्नस लफ्ज़ जो है ये नमाज है। नमाज मुअन्नस लफ्ज़ है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का, क्योंकि ये कलम जो है कलम मुज़क्कर है, ये हो नहीं सकता। और दही जो है ये दही भी मुज़क्कर ही है, आखिर में या लगने से मुअन्नस नहीं हो जाता। बल्कि उर्दू में 4 चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती हैं मुअन्नस लेकिन वो मुअन्नस होती नहीं। जैसे अव्वल में पानी है, दही है, घी है और चौथा जो है 4 ऐसी चीज़ें हैं। तो चौथा जो है हम हैं, हम सब हैं जो आदमी जो कहलाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से जो पैदा हुए हैं उन आदमी को जो आदमी कहलाते हैं वो आदमी मुज़क्कर ही है, औरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में तखल्लुस की सही मिसाल चुनें। ये तखल्लुस जो है इसकी सही मिसाल चुनें। ऑप्शन 1 असदुल्ला खां, ऑप्शन 2 इब्राहिम ज़ौक़, ऑप्शन 3 अबू शाहिद, ऑप्शन 4 दहली। तो साथ ही सवाल नंबर 5 भी है जो ग्रामर से है कि झेल में तखल्लुस की सही मिसाल चुनें कि इसमें कौन सा लफ्ज़ तखल्लुस है। तखल्लुस कहते हैं कि कौन सा तखल्लुसी मतलब ये नाम है। तो हमारा सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये सवाल नंबर 2 जो है या ऑप्शन 2 जो है ये तखल्लुस है। इब्राहिम ज़ौक़ जो है ये ज़ौक़ ये तखल्लुस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
ذوق ہے جو تخلص کے لیے استعمال، اور تخلص کے لیے استعمال جو ہوتا ہے اس پر آپ کہیں بھی کتاب میں دیکھیں گے یا کسی شعر میں دیکھیں گے کہ اوپر کس بھی لکھا جاتا ہے اسد اللہ خان، ہے نا، اسد اللہ خان غالب جیسے ہے غالب، ایسے غالب لکھتے ہیں تو اوپر میں ایسے دیکھیے اس طرح کا وہ کس مطلب اس طرح کا دیا جاتا ہے، تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کیا ہے کہ وہ تخلصی لفظ ہے. جیسے یہاں پر ذوق پر دیا گیا ہے، ذوق کے اوپر، تو یہ تخلص میں دیا جاتا ہے غالب پر، ہے نا. تو ہمارا آپشن 2 کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 5 کا. سوال نمبر 6، اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں، آپشن 4 بھی دکھ جائے. امید ہے کہ آپ سب کو بھی دکھتا ہی ہوگا. سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا کہ ذیل میں نظم کبوتر ہے نا، یہ کبوتر جو نظم ہے کس کی تصنیف ہے منتخب کریں. یہ کبوتر جو نظم ہے، نظم ایک کبوتر ہے جو نظم ہے، تو وہ کس کی تصنیف ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے. آپشن 1 ابراہیم ذوق کی، آپشن 2 مولانا آزاد کی، آپشن 3 محی الدین احمد کی، آپشن 4 پروین دولت آبادی کی. تو ساتھی سوال نمبر 6 میں جو پوچھا گیا کہ ذیل میں نظم جو ہے کبوتر نظم وہ کس کی تصنیف ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے، تو ساتھی یہ پروین دولت آبادی جو تھے انہی کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ انہی کی لکھی ہوئی نظم ہے کبوتر. تو ہمارا آپشن 4 کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 6 کا. سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا کہ تم پڑھے تھے یہ جملہ کس فعل سے تعلق رکھتا ہے، نشاندہی کریں کہ تم پڑھے تھے. آپشن 1 ماضی تمنائی سے، آپشن 2 ماضی بعید سے، آپشن 3 مضارع سے، آپشن 4 ماضی قریب سے. تو ساتھی سوال نمبر 7 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ تم پڑھے تھے یہ ماضی بعید سے تعلق رکھتا ہے. تم پڑھے تھے، اب کب پڑھے تھے وہ پتہ نہیں، پاسٹ میں پڑھے تھے لیکن بہت پہلے پڑھے تھے، تو ماضی بعید میں یہ پڑھے تھے. تو ہمارا آپشن 2 کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 7 کا. سوال نمبر 8، اس میں کہا گیا کہ ذیل میں پٹنہ کا پرانا نام کیا تھا، منتخب کریں. یہ پٹنہ جو ہے، پٹنہ کا پرانا نام کیا تھا، درج کریں. آپشن 1 پٹنہ ہی تھا، آپشن 2 راجندر نگر لکھا ہوا ہے تو نگر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، راجندر نگر، آپشن 3 عظیم آباد، آپشن 4 پاٹلی پترا. تو ساتھی سوال نمبر 8 میں جو پوچھا گیا کہ ذیل میں پٹنہ کا پرانا نام کیا ہے، تو پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد ہے. پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد تھا جو کہ اب بدل کر پٹنہ ہو گیا ہے. تو ہمارا آپشن 3 کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 8 کا. سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا کہ ذیل میں امر کی صحیح مثال منتخب کریں. یہ امر جو ہے اس کی صحیح مثال منتخب کریں کہ کون سا لفظ یعنی کون سا آپشن امر کی مثال ہے. آپشن 1 زید نے پڑھا، آپشن 2 کتاب لاؤ، آپشن 3 بکر پڑھتا ہے، آپشن 4 عمر جائے گا. تو ساتھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے ذہن میں اس سوال کا جواب ضرور آتا ہوگا، کیونکہ یہ گرامر سے ہی ہے لیکن بہت ہی آسان سوال ہے. آپ اوپر چیپٹر میں بھی گزر چکا ہے یہ سوال، ایسا سوال گزرا ہے، یہی سوال نہیں بلکہ اس طرح کے یعنی کہ امر کے بارے میں بھی گزر چکا ہے. وہاں پر کوشچن کچھ اور تھے اور آپشن بھی کچھ اور تھے. تو چلیے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوال نمبر 9 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ فعل امر جو ہے یہ ذیل میں امر کی صحیح مثال کون سی ہے. تو یہ کتاب لاؤ یہ صحیح مثال ہے. تو ہمارا آپشن 2 کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 9 کا، کیونکہ امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حکم دینا کسی بھی چیز کے لیے، جیسے پانی لاؤ، کتاب لاؤ، پڑھو، ہے نا، بازار مت جاؤ، ایگزام کی تیاری، ہاں بازار مت جاؤ یہ تو فعل نہیں ہو جائے گا، لیکن کسی کو اچھی چیز کے لیے مثبت حکم دیں گے، جیسے پڑھو، بازار جاؤ، پانی لاؤ، تو یہ فعل امر کی مثال ہے. تو ہمارا آپشن 2 کریکٹ آنسر ہو جائے گا. سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا قوت کشش کیا چیز ہے. یہ قوت کشش جو ہے یہ کیا چیز ہے، مطالعے کے مطابق قلم بند کریں. قوت کشش کیا چیز ہے، جیسے اوپر گزر چکا کہ نیوٹن جو ہے وہ کس چیز کی دریافت کیا تھا، ٹھیک ہے، کس چیز کے لیے وہ دریافت کیا تھا. تو اوپر کہے تھے نا کہ زمین کی قوت کشش. تو آپشن 1 ایسی طاقت جو آسمان میں ظاہر ہو، آپشن 2 ایسی قوت کشش جو زمین سے نکلے، آپشن 3 ایسی قوت جو کشش کی قوت بتائے، آپشن 4 ایسی قوت جو ساری چیزیں اپنی طرف کھینچے. تو ساتھی سوال نمبر 10 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ قوت کشش کیا چیز ہے. تو یہ قوت کشش جو ہے ساتھیوں کہ قوت کشش کیا چیز ہے، تو یہ ہمارا قوت کشش جو ہے ایسی طاقت جو ساری چیزیں اپنی طرف کھینچے، ٹھیک ہے، ایسی چیز ہے وہ قوت کشش
ऐसी को जो सारी चीज़ें अपनी तरफ खींचे, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। और वो ज़मीन ही है, ठीक है, ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जैसे अब दुनिया ही में अपना आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आप उछल के देखिए, आप तुरंत नीचे ही गिर जाइएगा, क्योंकि ज़मीन ही की तरफ आप उछल के जाइएगा, आसमान की तरफ उड़ते नहीं जाइएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 में पूछा गया कि किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीरी कलम बंद की जाए अदबी इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं। यानी कि किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीरी कलम बंद की जाए अदबी इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं। तहरीरी मतलब लिखावट है ना, लिखने से मुतल्लिक, कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 नज़्म कहते हैं, ऑप्शन 2 कसीदा कहते हैं, ऑप्शन 3 खतूत कहते हैं, ऑप्शन 4 मजमून कहते हैं। तो साथ ही सवाल नंबर 11 जो है बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है कि किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीरी कलम बंद की जाए, यानी कि किसी ख़ास मौजू को उठाकर उस पर लिखें तो उसे क्या कहते हैं, अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं उसको, अदबी इस्तिलाह में। तो दोस्तों उसे हम मजमून कहते हैं, उसे मजमून निगारी कहते हैं, यानी कि हम मजमून लिखें, यानी किसी ख़ास चीज़ पर हम लिखना उसे मजमून कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 इसमें पूछा गया कि जेल में मुहतसिब का माना क्या होगा, मुंतखब करें। जेल में मुहतसिब जो है, मुहतसिब का माना क्या होगा। ऑप्शन 1 हिस्सा बांटने वाला, ऑप्शन 2 हसब बनाने वाला, ऑप्शन 3 हसद करने वाला, ऑप्शन 4 हिसाब लेने वाला। तो साथ ही सवाल नंबर 12 जो है जो पूछा गया कि मुहतसिब का माना क्या होगा, तो दोस्तों मुहतसिब का माना होता है कि वो हिसाब लेने वाला, ठीक है, हिसाब लेने वाला, किसी चीज़ का हिसाब लेने वाला। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि दर्ज झेल में कलमा किसे कहते हैं, बयान करें। दर्ज झेल में ये कलमा जो है, कलमा किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 बहुत लफ्ज़ों से जो बना हो उसे कलमा कहते हैं, ऑप्शन 2 कलमा उसे कहते हैं जो फेल से बना हो, ऑप्शन 4 कलमा अकेले बामाना लफ्ज़ को कहते हैं, ऑप्शन 4 जो अपना माना ना बताए उसे कलमा कहते हैं। तो साथियों सवाल नंबर 13 जो है वो ग्रामर से क्वेश्चन है, उर्दू ग्रामर से। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब होगा कि कलमा किसे कहते हैं। तो साथियों कलमा किसे कहते हैं, बताते हैं कि कलमा उसे कहते हैं जो अकेले बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, है ना। ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो अकेले बामाना हो, यानी कि जो अकेले हो लेकिन वो माना के साथ हो, तो उसे कलमा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 इसमें पूछा गया कि झेल में सुबह नज़्म के मुसन्निफ़ कौन हैं, दर्ज करें। ये सुबह जो है नज़्म है, सुबह नाम का, तो उसके मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन 1 मिर्ज़ा गालिब, अलिफ क्यों ज़ायद हो गया, ठीक, मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन 2 यहिया दौलतपुरी, ऑप्शन 3 जिलानी बानो, ऑप्शन 4 अबुल कलाम आज़ाद। तो साथ ही सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सुबह जो नज़्म है, तो सुबह नज़्म जो है इसका मुसन्निफ़ कौन है, इसके कातिब, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं, इसके राइटर यहिया दौलतपुरी हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 इसमें पूछा गया कि न्यूटन की पैदाइश कब हुई, कलम बंद करें। ये न्यूटन जो है, न्यूटन की पैदाइश कब हुई थी, कलम बंद करें। ऑप्शन 1 1405 ईस्वी, ऑप्शन 2 1450 ईस्वी, ऑप्शन 3 1462 ईस्वी, ऑप्शन 4 1426 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि न्यूटन जब पैदा हुआ था तो वो सन ईस्वी जो चल रहा था वो 1462 ईस्वी चल रहा था, 1462 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। और ये कहाँ पैदा हुआ था, तो आपको पता होगा कि ये इंग्लैंड में पैदा हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 1462 ईस्वी में इसकी पैदाइश हुई थी। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल नंबर 16 इससे पूछा गया कि बहुत पहले लोग कहाँ रहते थे। ये बहुत पहले लोग कहाँ रहते थे, सही जवाब की निशानदेही करें कि बहुत पहले कहाँ रहते थे लोग। ऑप्शन 1 गारों में, ऑप्शन 2 झोपड़ियों में, ऑप्शन 3 मैदानों में, ऑप्शन 4 महलों में। तो साथ ही सवाल नंबर 16 में जब पूछा गया कि बहुत पहले लोग कहाँ रहते थे, तो ये महल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि महल जो है वो बादशाहों के लिए होता था और बादशाह लोग उस वक्त होंगे तो रहते होंगे, नहीं तो फिर शुरुआत जब दुनिया शुरू हुई होगी तो लोग महलों में तो नहीं रहते होंगे। तो साथ ही सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि बहुत पहले लोग गारों में रहते थे, ठीक,
غاروں में रहते थे, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 उसको और थोड़ा छोटा कर लें। सवाल नंबर 17 इसमें पूछा गया कि दिल्ली में ख़ास चीज़ें क्या हैं, दर्ज करें। दिल्ली में ख़ास चीज़ें क्या हैं, दर्ज करें। ऑप्शन 1 तारीख़ी इमारतें, ऑप्शन 2 लाल किला, ऑप्शन 3 राजधानी, ऑप्शन 4 ज़्यादा आबादी। साथियों सवाल नंबर 17 बहुत ही आसान सवाल है और देखा जाए तो टफ भी है कि दिल्ली में ख़ास चीज़ें क्या चीज़ें। तो साथियों दिल्ली में तो लाल किला भी है ना, और राजधानी भी है, लेकिन यहाँ पर सवाल क्या क्या कहा गया कि दिल्ली में ख़ास चीज़ें, यानी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा गया कि ख़ास चीज़ें क्या चीज़ें। तो हमारा ख़ास चीज़ें जो हैं तारीख़ी इमारतें हैं, ठीक है, तारीख़ी इमारतें हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये लाल किला भी है, राजधानी भी है और ज़्यादा आबादी भी है। तो सब तो अकेला है, लेकिन यहाँ पर तारीख़ी इमारतें यानी कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का, क्योंकि ये तारीख़ी इमारतें वहाँ पर ज़्यादा हैं। चलिए साथियों, उन नाज़रीन से रिक्वेस्ट है जो नाज़रीन अब तक बने रहे हो और सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने साथियों, अहबाब, दोस्तों, अकारीब तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस चैप्टर से अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर सके और उनकी इल्म में मज़ीद इजाफा हो सके। सवाल नंबर 18 इसमें पूछा गया कि माँ की आवाज़ में कौन सी चीज़ होती है, दर्ज करें। माँ की आवाज़ में कौन सी चीज़ होती है, दर्ज करें। तो भाई माँ की आवाज़ में तो बहुत सारी चीज़ होती है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें। ऑप्शन 1 कुछ भी नहीं, ऑप्शन 2 तारीकी, ऑप्शन 3 चांदनी, ऑप्शन 4 रोशनी। तो साथियों सवाल नंबर 18 में जो पूछा गया कि माँ की आवाज़ में कौन सी चीज़ होती है, तो कुछ भी नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता एकदम, हालांकि एकदम पूरा गलत है, इसे काट ही दीजिए। तारीकी मतलब होता है अंधेरा, तो अंधेरा तो नहीं होती है ना, इसी को भी काट दो कि माँ की आवाज़ में अंधेरा भी नहीं होता। चांदनी और रोशनी, तो इन तीनों में हम इंतखाब करेंगे कि चांदनी होती है या रोशनी होती है। तो साथियों माँ की आवाज़ में रोशनी होती है, ठीक है, माँ की आवाज़ में रोशनी होती है। जो हर घर में जब माँ की आवाज़ गूंजती है तो घर उजाला हो जाता है और रोशन हो जाता है और घर में लगता है कि कोई है ना। लेकिन जिसके माँ नहीं है उनसे पूछिए कि घर में जब माँ नहीं होती है तो उस घर के हालत क्या होते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह हर माँ को, हर इंसान के माँ को सेहतयाब रखे और उम्र दराज अता फरमा। तो हमारा सवाल नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि सवाल नंबर 18 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल नंबर 19 इसमें पूछा गया कि इंसान किस वजह से मुतमद्दुन हुआ, सही इंतखाब करें। इंसान किस वजह से मुतमद्दुन हुआ। ऑप्शन 1 जमादात की वजह से, ऑप्शन 2 दीनियात की वजह से, ऑप्शन 3 मादनियात की वजह से, ऑप्शन 4 हैवानात की वजह से। तो साथियों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इंसान किस वजह से मुतमद्दुन हुआ। तो ये दोस्तों ये सवाल नंबर 19 का हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मादनियात जो है, मादनियात की वजह से ये इंसान मुतमद्दुन हुआ। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि झेल में लोमड़ी की ख़ास सिफत वाज़ेह करें। ये लोमड़ी जो है, लोमड़ी की ख़ास सिफत वाज़ेह करें, यानी कि बताएं कि लोमड़ी में ख़ास सिफत क्या चीज़ होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन 1 हसद, ऑप्शन 2 मक्कारी, ऑप्शन 3 लालची, ऑप्शन 4 वफादारी। तो साथियों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कि झेल में लोमड़ी की ख़ास सिफत क्या है। तो दोस्तों लोमड़ी के अंदर मक्कारी बहुत ख़ास सिफत है, ठीक है, मक्कारी जो है वो लोमड़ी के अंदर पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21 को देखते हैं, थोड़ा छोटा ही करने पड़ेगा इसको। सवाल नंबर 21 इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल मुस्तामल का माना क्या होगा, इंतखाब करें। दर्ज झेल में मुस्तामल जो है, मुस्तामल का माना क्या होता है, इंतखाब करें। ऑप्शन 1 मिला हुआ, ऑप्शन 2 इस्तेमाल किया हुआ, ऑप्शन 3 अमल करने वाला, ऑप्शन 4 इस्तेमाल ना किया हुआ। तो साथियों सवाल नंबर 21 में जो पूछा गया कि मुस्तामल का माना क्या होता है, कि मुस्तामल होता क्या चीज़ है। तो साथियों मुस्तामल मतलब होता है कि इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है, यानी कोई चीज़ जैसे पानी मैं मुस्तामल हो, मैं मतलब पानी होता है। जैसे आप वज़ू के बारे में बयान पढ़ें, वज़ू के मतलब मसला पढ़ें, मसाइल वगैरह, तो आपको उसमें मिलेगा कि माए मुस्तामल कहाँ पर जायज़ है, कहाँ पर नाजायज़ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का, क्योंकि
مستعمل مطلب استعمال میں لایا ہوا، یوز کیا ہوا۔ چلیے سوال نمبر 22 کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 22، اس میں پوچھا گیا کہ خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا تھا، منتخب کریں۔ یہ خواجہ حسن نظامی جو ہے ان کے والد کا نام کیا تھا؟ آپشن 1 توحید حسن، آپشن 2 سید فاروق نظامی، آپشن 3 سید میر حسن نظامی، آپشن 4 سید عاشق علی نظامی۔ تو ساتھ ہی سوال نمبر 22 کا ہمارا کریکٹ اور درست جواب ہوگا کہ خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام سید عاشق علی نظامی تھا، سید عاشق علی نظامی تھا۔ تو ہمارا آپشن 4 کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 22 کا۔ سوال نمبر 23، سوال نمبر 23 میں پوچھا گیا کہ اکابر کس کی جمع ہے، قلم بند کریں۔ یہ جو اکابر لفظ ہے، یہ اکابر جو جمع آیا ہے وہ کس کی جمع ہے، کس سے جمع بنا ہے؟ آپشن 1 کبائر سے، آپشن 2 اکبر سے، آپشن 3 کبر سے، آپشن 4 کبیر سے۔ تو ساتھی سوال نمبر 23 جو ہے وہ بہت ہی گھمانے پھرانے والا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کچھ ناظرین کو، جو ناظرین پڑھے ہوں گے اس کے بارے میں جانتے ہو کہ ضرور آپ کو پتہ ہوگا کہ اکابر کس کی جمع ہے۔ تو ساتھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکابر جو ہے یہ کس سے آیا ہے؟ تو اکابر جو ہے دوستو اکبر سے آیا ہے، ٹھیک ہے، اکبر سے اکابر آیا ہے۔ تو ہمارا آپشن 2 کریکٹ آنسر ہوگا۔ اکبر جو ہے یہ بھی جمع ہی ہے، اکبر، کبیر کی جمع اکبر ہے، کبیر کی جمع کبائر ہے، ٹھیک ہے، اور اکبر کی جمع اکابر ہوتا ہے۔ تو ہمارا آپشن 2 کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 23 کا۔ سوال نمبر 24 کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 24 کو بھی تھوڑا چھوٹا ہی کرنے پڑے گا تاکہ دکھ جائے۔ سوال نمبر 24، اس میں پوچھا گیا کہ پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد کس کے زمانے میں پڑا، تحریر کریں۔ یہ پٹنہ کا جو پرانا نام عظیم آباد پڑا تھا تو وہ کس نے رکھا تھا، کس کے زمانے میں پڑا تھا یہ نام عظیم آباد؟ آپشن 1 ہمایوں کے زمانے میں، آپشن 2 مغل کے زمانے میں، آپشن 3 اورنگزیب کے زمانے میں، آپشن 4 نیوٹن کے زمانے میں۔ تو ساتھ ہی سوال نمبر 24 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد جو ہے وہ کس کے زمانے میں پڑا تھا؟ تو ساتھیوں یہ اورنگزیب جو تھے، اورنگزیب بادشاہ، انہی کے زمانے میں یہ پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد رکھا گیا تھا۔ تو ہمارا آپشن 3 کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 24 کا۔ سوال نمبر 25 یعنی کہ سوال نمبر آخری، سوال نمبر 25، اس میں پوچھا گیا کہ نیوٹن کیا تھا، مطالعے کے مطابق قلم بند کریں۔ یہ نیوٹن صاحب جو ہیں، یہ نیوٹن جو ہے کیا تھے؟ آپشن 1 انجینئر تھے، آپشن 2 فلسفی تھا، آپشن 3 بادشاہ تھا، آپشن 4 ڈاکٹر تھا۔ تو ساتھی سوال نمبر 25 کا بہت ہی آسان سوال ہے کہ نیوٹن کیا تھا، مطالعے کے مطابق قلم بند کریں۔ تو نیوٹن دوستو یہ فلسفی تھا، نیوٹن کیا تھا، یہ فلسفی تھا۔ تو ہمارا آپشن 2 کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 25 کا۔ اور نیوٹن کہاں پیدا ہوا تھا؟ تو نیوٹن انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا۔ اور نیوٹن کب پیدا ہوا تھا؟ تو یہ 1462 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ اور یہ نیوٹن کیا تھا؟ تو نیوٹن فلسفی تھا۔ اور نیوٹن کیا چیز دریافت کیا تھا سب سے پہلے؟ تو وہ سب سے پہلے دریافت کیا تھا کہ زمین کی قوت کشش دریافت کیا تھا۔ تو ہمارا آپشن 2 کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 25 کا۔ تو چلیے ساتھیوں، تھینک یو سو مچ آل ایوری ون اتنے دیر تک بنے رہنے کے لیے اور اپنے تیاریوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے علم میں مزید اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کی تیاری مکمل طریقے سے چل رہی ہوگی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایگزام میں جب بیٹھیں گے تو اس طرح کے سوالات جب پوچھے ہی جائیں گے تو ضرور آپ اچھے سے بآسانی حل کر سکیں۔ تو چلیے ساتھیوں، ان ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا چلتے چلتے جو ناظرین اب تک سبسکرائب نہ کیے ہوں تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو شیئر کر دیں۔ تو چلیے ساتھیوں، ملتے ہیں اگلے چیپٹر میں، اگلی ویڈیو میں، اگلے سوالوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔